अब स्टार्ट करते हैं एमटीक्यूज चैप्टर 4 के। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो से रिलेटेड नहीं है, तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय रादर देन एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इनमें से कौन से दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि आप अगर एम्प्लॉय हैं तो ये चीजें होंगी, ठीक है, रादर देन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो जो आपका आंसर होगा पहला, तो ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप मेटर्निटी और पेटर्निटी राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको लीव्स मिल सकती हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते। फिर सेकंड ये बेनिफिट होगा एज एन एम्प्लॉय, कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपको एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर राइट मिलेगा अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है या एम्प्लॉयर का बिजनेस लिक्विडेशन में चला जाता है। तो आपको जब लिक्विडेशन होगी, एसेट्स बेचे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको पेमेंट आपकी जो आउटस्टैंडिंग वो पहले मिलेंगी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बाद में जाके मिलती हैं। तो ये एक बेनिफिट है, ये दो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बाकी विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द एक्शन ऑफ वर्कर इज लिमिटेड, तो ये तो गलत हुआ ना, कि लिमिटेड तो नहीं होगी ना विकेरियस लाइबिलिटी, वो तो अनलिमिटेड होगी। यानी कि अगर एक एम्प्लॉई है तो वो विकेरियसली लाइब उसका एम्प्लॉयर उसके एक्ट के लिए विकेरियसली लायबल होगा। वो कह रहा है लिमिटेड होगा तो नहीं, मतलब वो उसी की जिम्मेदारी होगी। बाकी नो डिडक्शन ऑफ पे टैक्स फ्रॉम पेमेंट टू द वर्कर, तो पे टैक्स की अगर डिडक्शन नहीं हो रही तो ये कोई एम्प्लॉय होने के कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी जो है वो राइट आंसर होंगे। अब आगे जो है, जो अगला पार्ट है उसमें हमने बताना है कि चार लोग जो हैं, प्रोफेशनल, टेकी, मैकेनिक और टेम्प, क्या ये इम्प्लॉई है और क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले प्रोफेशनल्स, ठीक है, और हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स। ये लोग जो हैं ये हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं हु परफॉर्म सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स, फॉर वर्ड आ गया, ऑफ जेम लिमिटेड, जो जेम लिमिटेड है उसके क्लाइंट्स को। एंड रेंज ऑफ डिफरेंट लोकेशंस ओन्ड बाय कंपनी, डिफरेंट लोकेशंस है कंपनी की, वहां पर ये क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट्स हैव द राइट टू चूज विच प्रोफेशनल दे सी एंड एट व्हाट टाइम। क्लाइंट्स के पास ये राइट होता है कि वो चूज कर सकते हैं कि वो किस बंदे को कब और कहाँ मिलना चाहता है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो प्रोफेशनल्स हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या एम्प्लॉयड होंगे। हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं और सर्विस फॉर क्लाइंट्स, परफॉर्मेंस फॉर सर्विसेज करते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है, एम्प्लॉय होंगे या सेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉयड। हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स है ना, प्रोफेशनल्स हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे बिल्कुल। उसके बाद सेकंड है टेकीज। टेकीज आर स्किल्ड टेक्निकल वर्कर्स दैट डेवलप एंड मेंटेन जेम लिमिटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब टेकीज जो है वो स्किल्ड टेक्निकल वर्कर्स हैं जो कि जेम के इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करते हैं। दे आर नॉट टोल्ड व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन, उनको नहीं बताया जाता कि क्या काम कर रहे हैं, लेकिन बस उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्रॉब्लम पेश होंगी वो ये सॉल्व कर लेंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर डन एंड हाउ द जॉब्स आर डन इज अ डिसीजन फॉर ईच टेकी, ठीक है। द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर डन एंड हाउ द जॉब्स आर डन इज अ डिसीजन फॉर ईच टेकी, यानी कि टेकी खुद ही डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्डर में काम को करना है और कैसे करना है, ठीक है। क्या ख्याल है, एम्प्लॉई है सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड। यस, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। फिर थर्ड है, यानी कि ये दोनों आपके हो जाएंगे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड है मैकेनिक। मैकेनिक जो है वो स्किल्ड वर्कर है जो फ्लीट ऑफ जेम हु मेंटेन द फ्लीट ऑफ जेम लिमिटेड कंपनी व्हीकल्स को देखता है, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड विद द टूल्स, उनको टूल्स दिए जाते हैं काम करने के लिए, और उनको वर्क भी बताया जाता है कि ये काम करना है, ठीक है। उनको पूरा डिक्टेट किया जाता है पीछे से। तो क्या ख्याल है, ये एम्प्लॉयड होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय होंगे। बाकी लास्ट जो है टेम्प्स, वो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स करते हैं, ठीक है। उनको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिया जाता है, उनको लाजमी होता है कि वो स्पेसिफिक ऑफिस में जाके उन्होंने काम करना है और जैसा उनको मैनेजर कहे वैसा काम करना है। ये क्या होंगे, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय होंगे। फिर अगला ओटीक्यू है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, ये सिनारियो से रिलेटेड नहीं है तो वैसे सॉल्व कर लेते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रूव इन ऑर्डर फॉर अ क्लेम ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल टू बी सक्सीडेड। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल के क्लेम को सक्सीड करना है तो क्या दो चीजें आपने प्रूव करनी है। पहले तो ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में एम्प्लॉय ने रिजाइन किया हो, और दूसरा एम्प्लॉयर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेप्यूटेट किया हो, ठीक है। रेप्यूटेट का मतलब है तोड़ा, तोड़ा हो, वायलेट किया हो, ठीक है।
एक चीज आपने याद रखनी है, जब एक एम्प्लॉय जो है वो कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस होता है यानी कि रिजाइन कर लेता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो रॉन्गफुल डिसमिसल के लिए क्लेम करता है, यही बात है, रॉन्गफुल डिसमिसल के लिए क्लेम करता है। लेकिन वो कुछ सिचुएशंस में अनफेयर डिसमिसल के लिए भी क्लेम कर सकता है, कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। अनफेयर डिसमिसल की क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे एक क्राइटेरिया क्या था, वो 2 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉयड हो। दूसरा ये होता है कि अगर तो एम्प्लॉयर ने जो है ना, एम्प्लॉयर ब्रीचेस वाइटल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एम्प्लॉयर जो है वो वाइटल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, या चेंज कर रहा है यूनिलैटरली, तो वो अनफेयर डिसमिसल के लिए भी क्लेम कर सकता है। जैसे हमने जो केस पढ़ा था जिसमें वर्किंग डे शिफ्ट के लिए उस बंदे को रखा था, एम्प्लॉयर उसे फोर्स करा था कि तुम नाइट शिफ्ट करो, तो ये जो मेन एक चीज है वाइटल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की, एम्प्लॉयर उसको ब्रीच कर रहा था ना, कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यार के दिन को काम करना है, तो वो रात को मुझे फोर्स कर रहा है, तो फिर उसने अपने आप को रिजाइन करके उस पर केस कर दिया। इसी तरह अभी हमने जो पीछे एमसीक्यू में डिस्कस किया कि 30 घंटे कॉन्ट्रैक्टेड थे, लेकिन एम्प्लॉयर जो है उसको 40 घंटे का फोर्स कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशंस में जो है ना आप अनफेयर डिसमिसल का क्लेम कर सकते हैं। हाँ, फिर वो क्राइटेरिया भी होगा 2 साल वाला, के 2 साल तक कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉय हो, ठीक है। खैर, तो ये दो इसके राइट आंसर्स थे, ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी है। ये क्लियर है, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है? जी जी। सही है। अब अगला जो सवाल है इससे रिलेटेड, के आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग गर्स आर ट्रू और फॉल्स। ये गर्स के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है? 4 स्टेटमेंट है कि क्या वो कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हुआ था, क्या वो रॉन्गफुल डिसमिसल क्लेम कर सकता है, क्या अनफेयर डिसमिसल क्लेम कर सकता है, क्या रिडंडेंसी क्लेम कर सकता है। इसमें से हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। सिनारियो पढ़ते हैं। फाइन लिमिटेड एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेसिकली वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। उसके 2 ऑफिसेज हैं, एक जो है वो एडिनबर्ग में है और एक उसका मेन ऑफिस लंदन में है, ठीक है, लंदन में और एडिनबर्ग में। जनवरी 2013 को गस एक बंदा था, उसको एम्प्लॉय किया गया एज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर। कौन से ऑफिस में? एडिनबर्ग ऑफिस में। लेकिन मई 2014 यानी कि तकरीबन तकरीबन आपके 1.5 साल बाद उसको बताया गया कि तुम्हें जो है हम एडिनबर्ग से लंदन भेज रहे हैं, जो कि तकरीबन 350 मील दूर था उसके यूजुअल वर्क प्लेस से, यानी कि एडिनबर्ग से। उसने रिफ्यूज कर दिया और उसने कहा कि जी मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो हुआ था कि एडिनबर्ग में काम करना है, लंदन में नहीं करना। उसने 1 जून 2014 को उसने रिजिग्नेशन लेटर भेज दिया, रिजाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो अगर उसने रिजाइन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस्ड हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये तो डन होगी। दूसरा, रिडंडेंट तो वो नहीं हुआ, ठीक है, रिडंडेंट तो नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हुआ है। अब क्या वो क्लेम रॉन्गफुल डिसमिसल का करेगा या वो अनफेयर डिसमिसल का क्लेम करेगा, क्या ख्याल है आपका? रॉन्गफुल का करेगा। अनफेयर का भी वो कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसकी जो कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट नहीं है 2 साल की, जनवरी से लेके मई 2014 तक जो है वो कम टाइम बनता है, तो इसीलिए जो है वो रॉन्गफुल का करेगा, ठीक है। अनफेयर का मैंने आपको कहा था कि अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रीच हो रही है तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी तो वाइटल टर्म है ना, कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया जरा कि कराची में काम करना है, अब रॉन्गफुल आप का कह रहे जरा हैं जरा मुझे बैकग्राउंड, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये देखिए, रॉन्गफुल का जरा दोबारा रिपीट करना, रॉन्गफुल किस केस में हो सकता देखिए नॉर्मली रॉन्गफुल होगा, रॉन्गफुल डिसमिसल नॉर्मली, जो अगर आप एम्प्लॉय को निकाल देते हो ना, एम्प्लॉय अगर रिजाइन कर देता है तो वो रॉन्गफुल डिसमिसल क्लेम करेगा। जैसे कि एम्प्लॉयर का कंडक्ट अच्छा नहीं था, उसने उसको डिमोट कर दिया, उसने उसको वर्क प्लेस में बुलिया, हैरेस किया, उसने उसको पैसे नहीं दिए, ऐसी सिचुएशन में या पैसे कम दिए, रॉन्गफुल डिसमिसल का क्लेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो वो अनफेयर डिसमिसल का भी क्लेम कर सकता है, अगर अगर एम्प्लॉयर जो है वो वाइटल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे। वाइटल टर्म क्या होगी? जैसे अभी एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी ना, कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ कि कराची में काम करना है, अब ऑल ऑफ दी सडन आपसे वो एम्प्लॉयर आपको कहे कि आप जाके अब इस्लामाबाद में काम करो, तो दोनों में तो डिस्टेंस है ना, आप तो नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में आप उस पर अनफेयर डिसमिसल का क्लेम डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बात भी आपने याद रखनी है कि अनफेयर डिसमिसल, आपको पता है उसकी एक शर्त क्या होती है, कि एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉयड हो फॉर 2 इयर्स। तो ये क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए, ठीक है, ये क्राइटेरिया को भी मीट अप करना जरूरी है। तो खैर, है? जी जी। इस केस में तो वो रॉन्गफुली डिसमिस हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हुआ है, बिल्कुल रॉन्गफुल डिसमिसल क्लेम कर सकता है, यस कर सकता है। अनफेयर डिसमिसल क्लेम नहीं करेगा, रिडंडेंसी भी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि रिडंडेंट तो हुआ ही नहीं है।
इसके बाद अगले एमसीक्यू ओटीक्यू पे चलते हैं, एमटीक्यू पे। फोन लिमिटेड जो है वो क्लोथ्स बनाती है और अपने रिटेल शॉप पे बेचती है। ग्रेस जो है एक 33 ईयर ओल्ड लेडी, उन्होंने एम्प्लॉय की हुई है, ठीक है। 3 साल तक उसने एज अ मैनेजर काम किया शॉप पे। ग्रेस को जस्ट बताया गया है कि उसकी सर्विसेज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोर आप बंद करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अब वो प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, जो रिटेल स्टोर्स हैं वो बंद करने वाले हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? क्या ग्रेस को रॉन्गफुली डिसमिस किया गया है? नहीं, ग्रेस को किया गया है रिडेंडेंट। और रिडेंडेंट भी किया गया फेयर बेसिस पे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दुकान ही बंद हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसको फेयरली डिसमिस किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, क्योंकि रिडेंडेंसी इज अ फेयर रीजन फॉर डिसमिसल। अगर आप एक जिस जगह पे एम्प्लॉय काम करते थे, आप वो जगह ही बंद करने जा रहे हो, तो अगर आपने एम्प्लॉय को निकाल दिया तो फिर फेयरली वो डिसमिस्ड हुए ना। कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस भी नहीं हुए, अनफेयरली भी नहीं हुए, और रॉन्गफुली भी नहीं हुए। क्लियर है ये वाला? जी जी, वेरी क्लियर। उसके बाद है, इफ फॉन लिमिटेड डिसाइड टू ऑफर ग्रेस ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अगर फॉन लिमिटेड जो है वो ग्रेस को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अगर ऑफर करती है, तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी? एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी इन सेम कैपेसिटी एज एन ओल्ड एम्प्लॉयमेंट। यस, कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैनेजर थी, तो अब जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी वो किसी जगह पे मैनेजर ही होनी चाहिए। लोअर इन स्टेटस और नहीं। डज नॉट हैव टू बी इन सेम लोकेशन, गलत बात है, सेम लोकेशन पे ही होनी चाहिए, यानी कि दूर दराज ना हो, उसी लोकेशन के आसपास हो। तो ये कह रहा है ऐसा ना हो, तो फिर ये गलत है। एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी ऑन सेम टर्म्स। यस, टर्म्स और कंडीशंस, सैलरीज और छुट्टियां वगैरह, ये वो सारी टर्म्स भी सेम होनी चाहिए। तो अगर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफर हुई है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए। इन शॉर्ट इसकी समरी है, ए और डी जो है वो राइट आंसर। क्लियर है? जी जी। उसके बाद ये कि अगर वो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं करती है, वही अगर रिडेंडेंसी क्लेमेंट की तरफ वो जाती है, तो उसको रिडेंडेंसी की कितनी पे मिलेगी, ठीक है। तो 33 ईयर्स वो ओल्ड है, और उसने 3 साल की सर्विस की है, ठीक है। 33 ईयर्स ओल्ड है और उसकी 3 ईयर्स की सर्विस है। तो अब उसकी रिडेंडेंसी पे जो है वो कौन सी पे थी, जो कि बेसिक पे आपको अनफेयर डिसमिसल में अवार्ड होती थी वैसे ही कैलकुलेट होती थी। तो वो जो थी, 1 मिनट में देख लेता हूँ वो कितनी बनती है इसकी। ये आप देख लीजिएगा, ये आपने अब आपको याद करनी पड़ेगी कि बेसिक अवार्ड जो मिलता था, इसकी उम्र 33 साल है, तो 22 से 40 साल वाली में आएगी। और 1 वीक्स पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। तो 3 साल उसने सर्विस की है, तो इसका मतलब है 3 वीक्स सैलरी जो है ना उसको मिलेगी। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, वो टेबल याद करना है अभी वो? हाँ, वो बेसिक अवार्ड जो है ना उसमें उम्र और वो वेज याद करनी पड़ेगी, बाकी डिस्क्रिशनरी वाला हो तो याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो बेसिक वाला याद करना हो। जी ठीक। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है, पहला तो सिनारियो से रिलेटेड नहीं है, वो तो हम वैसे ही कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्ट यूज्ड बाय द कोर्ट व्हेन डिसाइडिंग एन इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इंटीग्रेशन टेस्ट होता है और कंट्रोल टेस्ट होता है। इसके लिए जरूरत नहीं है सिनारियो रीड करने की। हाँ, नेक्स्ट वाले के लिए जरूरत है। इसमें वो पूछता है कि बताएं कि इनमें से फ्रेड और ईव में से कौन इंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए और कौन इंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए, कौन कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। डैन जो है वो एक सॉफ्टवेयर एक बिजनेस चलाता है, ठीक है। उसमें दो लोग काम करते हैं, एक ईव है एक फ्रेड है। दोनों काम करते हैं डैन के लिए, ठीक है। एंड वर्ड डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड पेड टैक्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। दो लोग हैं जिनको उसने एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड डिस्क्राइब किया है, लेकिन हमने खैर देखने हैं उनकी उनकी कंडीशन के हिसाब से कि क्या वो एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। डैन जो है प्रोवाइड ऑल ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर दे नीडेड टू परफॉर्म देयर जॉब्स, ठीक है। डैन जो है उनको सारा इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। ईव जो है बंदा, ईव उसको उसने प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ है, ठीक है। ईव जो है, ईव वाज रिक्वायर्ड टू वर्क सोनली ऑन द प्रोजेक्ट्स डैन प्रोवाइडेड। यानी कि जो ईव बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ वही प्रोजेक्ट करता है जो डैन देता है, यानी कि उसके अलावा कोई और काम नहीं करता, सिर्फ वही काम करता है। और उसको, लड़की है, उसको अटेंड करना पड़ता है डैन्स ऑफिस एवरी 9 to 5। यानी कि हर दिन 9 to 5 उसको ऑफिस पे अटेंड करना पड़ता है, और वो सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स पे काम करती है जो डैन देता है। तो ईव आपके ख्याल में क्या होगी, एम्प्लॉय होगी सेल्फ एम्प्लॉयड होगी? वो सिर्फ वही काम करती है जो डैन उसे प्रोवाइड करता है, और वो एम्प्लॉय। करती है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयड होगी बिल्कुल।
फिर फ्रेड जो है वो घर से काम करता है, जो दूसरा बंदा है, और उसको अलाउड भी है कि वो बाकी प्रोजेक्ट्स भी दे सकता है, सिर्फ डैन के साथ बाउंड नहीं हो। फ्रेड जो है वो अपनी मर्जी से वर्क को भी अरेंज कर सकता है, ठीक है, और वो किसी और से भी कह सकता है कि आप काम कर लो अगर वो बिजी नहीं है। तो फ्रेड क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड। अब वो कहते हैं 3 साल बाद ऐसा हुआ कि डाउन टर्न आ गया बिजनेस में, बिजनेस डाउन टर्न आ गया, और जिसकी वजह से डैन को जो है ईव और फ्रेड दोनों को मना करना पड़ गया, दोनों से कहा कि मेरे पास तुम दोनों के लिए कोई काम नहीं है, और मैं तुम्हें कोई फर्दर पेमेंट या कंपनसेशन नहीं दे सकता फॉर द देयर लॉस ऑफ वर्क। यानी कि अब जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें जो मजीद काम नहीं दे पा रहा, तो अब मजीद काम जो तुम्हें मैं नहीं दे पा रहा, तो उसके अगेंस्ट में तुम्हें कोई कंपनसेशन भी नहीं दे सकता। तो अब आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो जो एम्प्लॉई है वो तो एलिजिबल होगा कंपनसेशन के लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉय था। जो डैन ईव जो था वो सिर्फ उसी के प्रोजेक्ट पे काम करता था और उसके प्रेमिसेस में भी जाता था, तो वो एम्प्लॉय था, तो वो इंटाइटल होगा कंपनसेशन के लिए। जबकि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो इंटाइटल नहीं होगा, जो कि फ्रेड था, जो कि घर से काम करता था, बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करता था, टाइम भी अपनी मर्जी से करता था। ईव ईव ईव। फ्रेड फ्रेड सॉरी। आपने ईव पे किया हुआ। फिर मैंने उल्टा कर दिया। एक मिनट। ये ऑपोजिट कर दिया मैंने। फ्रेड जो है वो नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन होगा, और ईव जो है वो इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन होगा। क्लियर है? जी जी। इसके बाद लास्ट सवाल, पहला तो सिनारियो से रिलेटेड नहीं है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फेयर रीजंस फॉर एन एम्प्लॉयर डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय? तो अगर वो केपेबल नहीं है तो ये एक फेयर रीजन है, और रिडंडेंसी भी जो है वो एक फेयर रीजन होता है, ठीक है। ये दो फेयर रीजंस हैं। बाकी अब आपने बताना है इसमें कि जो ऊपर लोग बताए हुए हैं उनमें से कौन जो है वो अनफेयरली डिसमिस हुआ है और कौन नॉट अनफेयरली डिसमिस हुआ है, यानी कि कौन फेयरली डिसमिस हुआ है। नॉट अनफेयरली डिसमिस का मतलब ये है कि उसको फेयर तरीके से निकाला गया। देखते हैं वन बाय वन। इम्पैक्ट कॉलेज जो है वो प्राइवेट ट्यूशंस देता है। कॉलेज में जो है कॉलेज को जो मैनेज करता है वो जैक करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसके हवाले से। 4 लोग उस कॉलेज में हैं, फ्रेड, गेल, हैना और इगोर लेक्चरर्स हैं उस कॉलेज में, और करंटली एम्प्लॉयड है, ठीक है। फ्रेड जो है वो स्टाफ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो कॉलेज का स्टाफ है उसका जो यूनियन बना हुआ है उसका रिप्रेजेंटेटिव है पिछले 3 साल से, ठीक है। और उसकी सेवरल कॉन्फ्रंटेशंस भी हुई हैं जैक के साथ एज टू द वर्किंग कंडीशन ऑफ द कॉलेज एम्प्लॉय। कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि आमना सामना, या आप कह सकते हैं तल्ख कलामी, इस हवाले से कि जो वर्किंग कंडीशंस है ना एम्प्लॉयज के लिए वो कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। पहले तो ये बंदा हो गया फ्रेड। दूसरा जो बंदा है वो है आपका गेल। गेल हैज बीन ऑफ वर्क ट्वाइस इन पास्ट 4 years ऑन मेटर्निटी लीव, एंड टू जैक स्टेटेड अनाउंस अनाउंस इज प्रेग्नेंट वंस अगेन। अब गेन जो है गेल, वो पिछले 4 सालों में 2 दफा वो और मेटर्निटी लीव ऑलरेडी ले चुकी है, और इस साल अगेन वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। जो थर्ड है वो है हैना। हैना was hired a year ago, but he annoyed Jack by frequently bringing health and safety issues to his attention. हैना को 1 साल पहले ही हायर किया गया, और वो जैक को बार बार ये अनॉय करने का मतलब ये कि कंप्लेन करती है कि यार हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से भी आपका जो कॉलेज है उसकी सिचुएशन कोई खास ठीक नहीं है। और लास्ट जो है वो है आपका इगोर। Igor has been employed on a 2 year fixed term contract which is about to end and will not be renewed because Impact College no longer requires an employee with skills. Igor जो है उसके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, और अब उसका कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था। क्यों नहीं रिन्यू करे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब मतलब जिस जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है आप पढ़ाते हो, अब हमें उस टीचर की जरूरत नहीं है। अब आपने बताना है कि जी इनमें से 4 हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिए, कौन अनफेयरली डिसमिस हुआ है और कौन फेयरली डिसमिस हुआ है। तो जो फ्रेड है उसको जो डिसमिस किया गया है, तो वो डिसमिसल की क्या एजम्पशन होगी? फेयर किया गया, अनफेयर किया गया? वो कन्फ्रंट्रेशन भी करता था जैक के साथ के अच्छा ठीक, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ना भूल गया हूँ। अब ट्रांसपायर्ड ये हुआ कि जो फ्रेड, गेल और हैना है आर अमंगस्ट 10 मेंबर्स ऑफ स्टाफ सिलेक्टेड फॉर डिसमिसल बाय कॉलेज, एंड दे हैव एविडेंस दैट जैक हैज परसूड अ पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट देम, ठीक है। अब जो 10 बंदे जिनको निकाला जाना था कॉलेज से, उनमें ये 4 भी शामिल थे।
लेकिन अब इन लोगों ने जो है कहा कि जी मतलब इन लोगों ने ये एविडेंस गैदर करने थे और इन लोगों ने ये पेश की बात कि जो जैक है उसने हमारे साथ पर्सनल ग्रज निकाली है, ठीक है, यानी कि हमें फेयरली डिसमिस नहीं किया। अब आपने बताना है कि किन के साथ जैक की पर्सनल ग्रज थी और किन को अनफेयरली डिसमिस उसने किया होगा, ठीक है। तो पहले तो फ्रेड है। फ्रेड को आपको क्या लगता है जैक ने पर्सनल ग्रज की वजह से निकाला होगा, क्या वो अनफेयरली डिसमिस होगा? आई थिंक ये अनफेयर, दोनों में नॉट फेयरली लिखा हुआ है। नहीं, दोनों में, एक में लिखा हुआ है नॉट अनफेयरली, यानी कि फेयरली हुआ होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो आई थिंक जो पहला फ्रेंड है वो अनफेयरली डिसमिस्ड है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी ग्रज होगी ना, कन्फ्रंटेशन से वो कह रहा था बार बार कि यार इम्प्लॉयज के हवाले से ठीक नहीं है, तो जो वो ये हो सकता है, ठीक है, उसने ट्रांसपायर किया, तो ये एक वैलिड क्लेम हो सकता है। फ्रेड ये क्लेम पेश करे कि यार मेरे साथ लड़ाई भी हुई थी, कन्फ्रंटेशन हुई हुई थी, इसने मुझे जानबूझ के निकाला है, पर्सनल ग्रज निकाली है, तो ये अनफेयरली डिसमिस होगा। जो मिस गेल है उनका क्या ख्याल है आपका, वो अनफेयरली डिसमिस होंगी, वो प्रेग्नेंट थी? भी अनफेयरली डिसमिस है क्योंकि वो यस, वो प्रेग्नेंट थी। एक्सेप्शन अभी हमने पढ़ी है ना कि वो अगर प्रेग्नेंट हो तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली वो अनफेयरली डिसमिस ही क्वालिफाई होती है, ठीक है। बाकी हैना का क्या ख्याल है आपका, वो अनफेयरली डिसमिस हुई होंगी? Hannah was hired years ago by Jack frequently bringing health and safety issues to his attention. जी। देखिए, बिल्कुल आपने जो, क्योंकि वो अनाय कर रही थी, लेकिन एक चीज जो है ना वो मिस कर गए आप, क्या, कि हैना जो है वो 1 साल पहले हाइड हुई थी। अनफेयर डिसमिसल का क्राइटेरिया क्या होता है? 2 साल की। ओह, 2 years, 2 years। यस, इसीलिए जो है ना मैं कहेंगे कि फेयरली डिसमिस, ठीक है। बाकी इगोर जो है वो, आई थिंक ये भी नॉट अनफेयरली डिसमिस्ड है क्योंकि वो बिल्कुल रिडंडेंट हो गया ना। रिडंडेंट हो गया, और रिडंडेंसी इज अ फेयर रीजन फॉर डिसमिसल, तो यानी कि वो फेयरली डिसमिस हुआ है। सही है। जी।